हेलो छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज लेकर आए हैं हम आपको आरसी एकेडमी कोचिंग सेंटर का 47वां प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित है। तो इसमें जो है आज जो सैटरडे को पेपर हुआ है उसमें सामान्य हिंदी और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के, तो उसको हम आज कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे हम 61 से 100 तक, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे और बाकी 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के होंगे। तो चलो आज सामान्य हिंदी और उत्तराखंड को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विदेशज शब्दों के लिए सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना विदेशज शब्दों के लिए। तो देखिए जो एटलस है, एटलस किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना जो एटलस है ये यूनानी भाषा का शब्द है। एटलस किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। अगर सुनामी की बात करें तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, मेयर फ्रेंच भाषा का शब्द है और लीची जो है चीनी भाषा का शब्द है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में सिंगल लाइन में भी पूछा जा सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो उपसर्ग के द्वारा संधि पद बनाए जा सकते हैं लेकिन सामासिक पद नहीं बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना भाई, आप लोग एक चीज का ध्यान देना कि जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग की अगर हम बात करें तो जो उपसर्ग होते हैं वो संधि पद भी बना सकते हैं और सामासिक पद भी बना सकते हैं। सामासिक पद मतलब जिससे जो है जो जिनमें समास होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय जो है क्या कहते हैं? संधि पद नहीं बना सकते हैं। प्रत्यय जो संधि पद नहीं बनाते हैं लेकिन सामासिक पद जो है प्रत्यय बना सकते हैं। सामासिक पद बना सकते हैं लेकिन संधि पद नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखना जरा कि जो उपसर्ग के द्वारा संधि पद बनाए जा सकते हैं लेकिन सामासिक पद नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। प्रत्यय के द्वारा संधि पद बनाए जा सकते हैं, ये तो सही पर है, लेकिन सामासिक पद नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ये भी आपका गलत है। लगभग जो है सेम ही ऑप्शन आ गया यहाँ पे, है ना। तीसरा है, उपसर्ग के द्वारा सामासिक पद बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन संधि पद नहीं बनाए जा सकते हैं। तो यही आपका क्या हो गया? सही कि जो उपसर्ग नहीं, ये भी आपका गलत हो गया कि उपसर्ग के द्वारा सामासिक पद बनाए जा सकते हैं लेकिन संधि पद नहीं बनाए जा सकते हैं, ये भी आपका गलत हो गया। प्रत्यय के द्वारा संधि पद नहीं बनाए जा सकते हैं लेकिन सामासिक पद बनाए जा सकते हैं, तो ये डी आपका बिल्कुल क्या हो गया? सही आंसर हो गया भाई। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन में है, अभिनव और उसके भाई सोहन ने भी राष्ट्रीय खेलों में बहुत सारे पदक जीते हैं। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई? देखो मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य तभी हो सकता है जब एक से ज्यादा सरल उपवाक्य हो, है ना। और उनमें भी जब एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें से भी जब एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है, मतलब एक प्रधान वाक्य होगा एक आश्रित वाक्य होगा, तब तो मिश्र वाक्य हो जाता है या मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, दोनों को दोनों अपने आप में प्रधान हो या मुख्य हो, तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पे देखना कि अभिनव और उसके भाई सोहन, देखो और से यहाँ पे मत समझ लेना कि और से संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये नाउन यानी कि नामों को जोड़ने के लिए बात कर रहा है। तो अभिनव और उनके भाई सोहन राष्ट्रीय खेलों में बहुत सारे पदक जीते हैं, तो दोनों ने ही एक ही काम किया है राष्ट्रीय पदक जीतने का। तो जब काम करने वाले एक से ज्यादा हो और काम एक ही होता है तो वहां पे हमेशा सरल वाक्य होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बदबू शब्द में उपसर्ग होगा। तो बदबू शब्द में उपसर्ग क्या होगा? देखो फारसी भाषा का शब्द है ये, तो बदबू शब्द में देखोगे आप लोग तो बद प्लस बू से बना हुआ है। किससे बना है? बद प्लस बू से बना है। बू का मतलब क्या होता है? स्मेल। अगर अच्छी स्मेल होगी तो खुशबू बोल देंगे, और अगर स्मेल अच्छी नहीं है तो क्या बोल सकते हैं? हम बदबू बोल सकते हैं। तो बद इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा। और बू क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मेल बोलते हैं, उसको बू बोल लेते हैं। किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो फारसी भाषा का शब्द है ये। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें जो हमें छाड़ना था, उपसर्ग छाड़ना, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? बद हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इसको इसमें प्रत्यय मान लेते हैं, नहीं वो मेन शब्द है, मतलब मुख्य शब्द इसमें बू है ना, और उपसर्ग आपका बद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिमाही किस प्रकार का शब्द है? देखो भाई ध्यान देना जरा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अगर हम तिमाही की बात करें तो तिमाही किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है 3 प्लस माह से बना हुआ है। 3 प्लस माह से बना हुआ है। जो 3 शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द है भाई। ये किस भाषा का शब्द है? 3 हिंदी भाषा का शब्द है। और अगर हम माह की बात करें तो माह जो है फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो जब कोई एक शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बनता है और दोनों शब्द जो अलग अलग भाषाओं के होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब कोई तीसरा शब्द बनता है तो वो जो है उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संकर शब्द हो जाएगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो शब्द रचना की कितनी इकाइयां होती है?
देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शब्द रचना की कितनी इकाइयां होती है। देखो आप देखो, रचना या दृष्टि के आधार रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद देखोगे तब तो आपके 3 होते हैं, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है ना। अगर रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखोगे आप लोग, तो आपने सुना होगा रूढ़ शब्द, बहुत सारे लोगों ने इसी को लगाया होगा, यौगिक शब्द लगाया होगा, है ना, और योग रूढ़ शब्द लगाया होगा, योग रूढ़। तो ये नहीं है, तो ये तो आपके 3 होता है। अगर शब्द क्या कहते हैं, शब्दों के रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे तब तो आपका 3 होता आंसर। लेकिन वो पूछ रहा है कि शब्द रचना की इकाइयां पूछ रहा है भाई। ये ध्यान रखना, शब्द रचना की जो इकाइयां होती है वो कितनी होती है, 4 इकाइयां होती है। और देखो कौन कौन सी इकाइयां, कि शब्द की जो रचना होती है वो किन किन इकाइयों से बनती है वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो शब्द की रचना होती है किससे होती है, जैसे आपने देखा होगा जो संधि होती है, संधि से भी शब्द की रचना होती है। दूसरा आपका किससे होती है, समास, समास से भी शब्द की रचना होती है। तीसरा आपका क्या होता है, उपसर्ग, उपसर्ग से भी शब्द की रचना होती है। और चौथा हो जाएगा आपका प्रत्यय, तो प्रत्यय से भी क्या होती है, शब्द की रचना होती है। तो शब्द रचना की 4 इकाइयां होती है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी शब्द बिन बोईदा, बिन बोईदा का अर्थ है, जैसे एक शब्द भी आता है कि बिन बोईदा पावना, जौनसारी शब्द में होता है बिन बोईदा पावना, तो पावना का मतलब होता है मेहमान, और बिन बोईदा का मतलब होता है, बिन बोईदा का मतलब क्या होगा जौनसारी भाषा में, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बिना बुलाया, बिना बुलाया हुआ, बिना बुलाया हुआ मेहमान को बिन बोईदा पावना बोलते। तो बिन बोईदा का मतलब होता है कि जो बिना बुलाया आ गया हो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, अनाहुत। बिना बुलाया का मतलब क्या होता है, अनाहुत, अनाहुत बोलते हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका मतलब तो जानते हो। अनिद्रा का मतलब क्या होता है, जो मतलब नींद नहीं होती है पूरी। अनाहार का मतलब क्या होता है कि जिसने मतलब जो मतलब भूखा हो, भोजन नहीं किया हो जिसने, है ना। अनिच्छुक का मतलब जिसकी इच्छा ना हो, और अनाहुत का मतलब जो बिना बुलाए आया हो। ठीक है ना, तो ये सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा के शब्दों से संबंधित अर्थ के सही मिलान कीजिए। देखो यहाँ पे कुमाऊनी भाषा के शब्द है तो इनका मिलान करना भाई। देखो डोरी, डोरी का मतलब जैसे आपकी डोरी होती है एक मतलब बांधने के काम भी आती है, जैसे डोरी, है ना। तो जो डोरी होती है, डोरी को कुमाऊनी भाषा में क्या बोलते हैं, जोड़ी बोलते हैं, जोड़ी। अगर हम इसी को देखें तो जौनसारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पागोई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पागोई बोलते हैं डोरी को। ठीक है, इसके अलावा जो डोल शब्द है, डोल शब्द का मतलब होता है कुमाऊनी भाषा में भान। क्या होता है, भान। भान मतलब जैसे क्या होता है कि किसी भी जैसे आटे रखने के लिए कोई बर्तन होता है ऐसे करके, जिसको कुंडी भी बोल लेते हैं, ऐसे करके बर्तन होता है आटे रखने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, ढोल बोल, मतलब डोल बोल लेते हैं कुमाऊनी भाषा में। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी, हिंदी में इसको क्या बोल लेते हैं, डोल बोल लेते हैं। और कुमाऊनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बान बोलते हैं, जिसमें आप आटा चावल वगैरह ऐसे करके रखते हैं, या अनाज वगैरह भी रख सकते हैं। ड्रम की बात करें तो ड्रम इसी का एक थोड़ा सा बड़ा रूप होता है ऐसे करके। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो बनते हैं आपके सड़क वगैरह बनती है तो उसमें जो तारकोल के जो ड्रम होता है ना, बड़े बड़े होते हैं। तो डोल और ड्रम में क्या फर्क होता है कि डोल थोड़ा छोटा होता है और ड्रम थोड़ा बड़ा होता है। और इसी को जो है क्या बोलते हैं, कुमाऊनी भाषा में ढोल भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, पहले का तीसरा हो जाएगा, और दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा के शब्दों के लिए कौन सा सही अर्थ है, गढ़वाली भाषा के शब्दों के लिए कौन सा सही अर्थ है, कौथिग। कौथिग का अर्थ है तमाशा। देखो कौथिग का मतलब क्या होता है, मेला भी होता है, और मेले में क्या होता है, तमाशा, नाटक, नृत्य वगैरह होता है। तो कौथिग का अर्थ जो है गढ़वाली भाषा में तमाशा भी होता है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है छलार, छलार का अर्थ है तरंग। तो छलार क्या होता है, जैसे तरंगे होती है ऐसे करके, तरंगे जैसे जाती है, हवा की तरंग हो सकती है, पानी की तरंग हो सकती है। तो पानी की तरंगों को गढ़वाली भाषा में क्या कहते हैं, छलार कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल एकदम क्या है, सही है। तो ये भी सही हो गया, ये और भी दोनों के दोनों क्या है, इसमें सही है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा, ये देखना यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा इसका मतलब समझा। भिक्षुक गो कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। समझना जरा मतलब क्या था कि पार्वती, पार्वती किसकी पत्नी होती है, शिव जी भगवान की। और लक्ष्मी किसकी पत्नी होती है, माता लक्ष्मी होती है विष्णु भगवान की। तो जैसे महिलाओं में क्या है कि एक मतलब डिस्कस होने लग गया, या एक दूसरे के पति के बारे में चिढ़ाने लगी। जैसे महिलाओं की थोड़ा सा रहती है आदत, आप लोग सोच रहे होंगे, है ना, महिलाओं की जैसे आदत रहती है एक दूसरे को चिढ़ाने की। तो उसमें क्या करा कि पार्वती माता ने, पार्वती माता को जो है किसने कहा, लक्ष्मी माता ने। क्योंकि शिव जी भगवान भिक्षुक के वेश में ज्यादा रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा गया पार्वती माता ने, भिक्षुक गो कित को गिरजे, मतलब जो गिरजे, गिरजे किसको, पार्वती माता बोलते कि हे गिरजे, जो तुम्हारा भिक्षुक है वो कहाँ गया, ये बोला, है ना। फिर पार्वती माता ने कहा, सो तो मांगन को बलि द्वार गयो रे। तो बोलते नहीं बलि से क्या शिवजी भगवान ने क्या भीख मांगी थी, है ना। तो वो बोला कि सो तो बलि के द्वार में, तो बलि से किसने मांगी थी भीख, विष्णु भगवान ने। तो उसने उन्हीं के ऊपर वो थोप दिया कि वो तो बलि के द्वार गया है भीख मांगने के लिए। तो शिवजी भगवान के लिए बोलना चाह रही थी लक्ष्मी माता, लेकिन पार्वती माता ने उनके ही पति के लिए जो उल्टा बोल दिया, तो तुम्हारे पति भीख मांगने गया है, जैसे वहां पे क्या कहते हैं बलि के द्वार में, तो ऐसे गया है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे
ध्वनि में क्या होता है, परिवर्तन होता है, आवाज या ध्वनि में परिवर्तन होता है और उसका अर्थ जो है अलग हो जाता है ना। जैसे ऐसे भी हो सकता है, एक कबूतर देख हाथ में, कहा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा हुआ, तो उड़ गया सफर है। तो अपर का मतलब पंख होता है, तो बोलते वो कैसे था बिना पंख वाला, वो तो उड़ गया सफर है। तो एक चीज क्या होता है कि जब जानबूझ के किसी भी वाक्य के अर्थ को चेंज कर दिया जाए तो वहां पे होता है आपका काकू वक्रोक्ति अलंकार। और जहां पे किसी भी वाक्य को मतलब अनजाने में जो है क्या कहते हैं, सॉरी, श्लेष वक्रोक्ति होता है। जहां पे किसी भी वाक्य को मतलब अनजाने में कोई टोन चेंज हो जाए या अनजाने में कोई मतलब अलग कुछ और बोलना चाह रहा था और उसका अर्थ जो अलग ही निकल गया, तो वहां पे क्या होता है, आपका काकू वक्रोक्ति होता है। लेकिन जहां पे जानबूझ के जो है अर्थ को चेंज किया जा रहा है, वहां पे क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति होता है। तो यहाँ पे जो है लक्ष्मी माता ने जो है मतलब पार्वती माता ने लक्ष्मी माता के शब्दों को जानबूझ के जो है अलग बना दिया और उसके अर्थ को जो है चेंज कर दिया। तो वहां पे क्या हो गया, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहां पे जानबूझ के वहां पे श्लेष वक्रोक्ति, और जहां पे जानबूझ के नहीं होता वहां पे काकू वक्रोक्ति होता है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार होगा। देखो पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। अब आप लोग देखना भाई, जैसा आपका नाप तोल की चीजें होती है, नाप की चीज हो चाहे तोल की चीज हो, वो हमेशा किस में आता है, परिमाण में आता है, परिमाणवाचक विशेषण में आता है ना, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। लेकिन जो नाप तोल की चीजें नहीं होती, जो जैसे काउंटिंग करने वाली चीजें होती, गिनती करने वाली, जैसे नाप तोल और गिनती में क्या फर्क है, जैसे नाप तोल मैंने कहा 5 किलोमीटर तो नाप हो गया, 5 मीटर कपड़ा तो नाप हो गया। तोल की बात करें तो 2 लीटर दूध, ये भी तोल में हो गया, तो नाप तोल हो गया, 2 लीटर दूध तोल के देंगे, है ना। लेकिन अगर हमने कहा कि 5 लोग बैठे थे, तो 5 लोग बैठे तो यहाँ पे गिनना पड़ेगा, या 10 आदमी चले गए, या फिर 15 सेब दे दो तो गिनने पड़ेगा। जो चीजें मतलब गिन के दी जाती है वो क्या होगी, आपकी संख्यावाचक में होती है, और जो चीज गिन के नहीं जाती, नाप या तोल में जाती है, वो परिमाणवाचक में होती है। तो इतना तो कंफर्म है कि परिमाणवाचक है। अब परिमाणवाचक 2 में दे रखा है, ये भी परिमाणवाचक निश्चित और अनिश्चित। तो ये देखो 2 लीटर दे रहा, अगर ये बोलता कुछ लीटर दूध, है ना, कुछ लीटर दूध होता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। लेकिन 2 लीटर बोला मतलब निश्चित है, 2 लीटर तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। तो ए आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य होगा। देखो युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य होगा। देखो विशेष्य क्या होता है, विशेष्य वो होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, है ना, या जिसके बारे में, अब देखो कहे किसके बारे में रहे, अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, अशोक के बारे में नहीं कह रहे, बल्कि मेन हम किसके बारे में कह रहे कि अशोक के हृदय के बारे में कह रहे। और अशोक का हृदय कैसा है कि मोम के जैसा, कठोर हृदय था ना जो अशोक का, वो किसके जैसा है, मोम के जैसा है ना, कठोर हृदय, अशोक का कठोर हृदय मोम के जैसा है। तो जो हृदय है उसके बारे में बात हो रही कि हृदय कैसा है, कठोर, है ना, लेकिन मोम जैसा पिघल गया वो, है ना। हृदय कैसा है, कठोर, हृदय है कठोर, लेकिन किसके जैसा पिघल गया, मोम के जैसा। तो हृदय की बात हो रही, तो हृदय तो हो गया यहाँ पे क्या, हृदय हो जाएगा यहाँ पे क्या, विशेष्य। और विशेष्य के बारे में जैसे कहा जा रहा है कि जो हृदय है वो कैसा कठोर है, कठोर है हृदय, तो कठोर हो जाता है यहाँ पे विशेषण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विशेष्य पूछ रहा है, तो हृदय यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई, तो सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान देखो, एक आपका क्या होता है, जैसे य, र, ल, व, श, स और ह। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये य और श जो होते हैं, ये दोनों के दोनों ही जो है तालव्य में आते हैं, है ना। और ये दोनों के दोनों ही किस में आते हैं, ये आते हैं मूर्धन्य में, है ना, ये दोनों के दोनों ही मूर्धन्य में आते हैं ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, श को पूछा तो ये तालव्य हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आपको कमेंट में बताना है कि ल और व को, ये इनको क्या कहते हैं, ल और व को कमेंट में बताना आप लोग। और सॉरी, ल और स को क्या कहते हैं, व को क्या कहते हैं, और ह को क्या कहते हैं। चलो ह का मैं बता दूं, ह को कहते हैं अली जिह्वा, ह को क्या कहते हैं, अली जिह्वा कहते हैं। तो आपको बताना है कि व को क्या कहते हैं, इनमें से ल को और स को क्या कहते हैं। बाकी र को मूर्धन्य कहते हैं और इसको य और श को तालव्य कहते हैं। तो इन दोनों को एक ही चीज कहते हैं, लेकिन व को कुछ अलग कहते हैं और ह को अली जिह्वा कहते हैं। तो ये भी आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताना भाई क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। देखो भाई, बड़े बड़ाई ना करे, वो कह रहा कि बड़े बड़ाई ना करे, तो ये बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, मतलब जो बोलने वाला होगा या करने वाला होगा, कुछ काम करने वाला जो होता है या बताने वाला जो होता है, वो क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम ही हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम। तो सीधी सी बात है कि इसमें अगर हम देखें तो जो बड़े शब्द है वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, ठीक है ना, और तो कोई यहाँ पे हो नहीं सकता।
तो अब जो बड़े की बात करें तो बड़े मतलब यहाँ पे काम करने वाला है, तो सर्वनाम तो है नहीं, सर्वनाम तो होता है हम जो किसी के नाम के जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बड़े शब्द है ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल संज्ञा हो जाएगा, तो संज्ञा इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ कह रहा व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही कथन कौन सा है। तो देखो ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखो भाई ये गलत बोल रहा है कि जो आपके व्यावसायिक पत्र होते हैं उन पत्रों में भी क्या होता है, विशिष्ट नियम शब्दावली अथवा रूपरेखा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के कोई भी पत्र नहीं लिखे जा सकते हैं, चाहे वो औपचारिक पत्र हो, चाहे अनौपचारिक पत्र हो, चाहे व्यावसायिक पत्र हो और चाहे व्यावसायिक पत्र ना हो। हर पत्र की क्या होनी चाहिए, एक रूपरेखा होती है और नियमावली भी होती है। ठीक है, तो पहले वाला तो गलत बोल रहा है भाई, है ना, कि नियम आवश्यकता नहीं होती नियमावली की, तो ये तो गलत बोल रहा है। दूसरा कह रहा है ऐसे पत्रों में संबोधन, ऐसे पत्रों में संबोधन मतलब व्यावसायिक पत्रों के लिए बोल रहा है, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल सही, ऐसे पत्रों में महोदय है वो चाहे संबोधन, जो उसका संबोधन किया जाता है वो महोदय और महाशय आदि द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, किया जाता है ना। व्यावसायिक पत्र में महोदय भी कहा जाता है और महाशय भी कहा जाता है संबोधन के लिए। तीसरा पॉइंट है किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। मतलब जो ये पत्र होता है व्यावसायिक पत्र, वो किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है, तो ये भी सही है, होता है, पत्राचार होता है किसी भी मैनेजर से। तो दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है। तो दूसरा और तीसरा सही है तो पहला गलत है, तो दूसरा तीसरा सही है तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान कीजिए। देखो यहाँ पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान करना, आंख, तो आंख के लिए क्या बोलते हैं भाई, आंख के लिए बोलते हैं लोचन। आकाश, आकाश के लिए बोलते हैं अर्श, आकाश का पर्यायवाची क्या है, अर्श है। आश्रम का पर्यायवाची विहार, आश्रम का पर्यायवाची विहार है। और आम को कहते हैं साहूकार, आम को क्या कहते हैं, साहूकार। तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से उपनाम राहुल सांकृत्यायन से संबंधित है, इनमें से कौन सा उपनाम राहुल सांकृत्यायन से संबंधित है, महापंडित, घुमक्कड़ कवि, यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह और दामोदर स्वामी। देखो दामोदर स्वामी जो इनका नाम नहीं है राहुल सांकृत्यायन का, बाकी राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता है, घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों, इसके पहला दूसरा और तीसरा सही है, बाकी चौथा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, रचनाएं और उनसे संबंधित रचनाकारों के लिए सही मिलान कीजिए भाई। रानी नागफनी की कहानी, तो रानी नागफनी की कहानी किसकी है भाई, हरिशंकर परसाई की है ना। चंद औरतों का शहर, ये शैलेश मटियानी की कहानी है। तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये मन्नू भंडारी की है। और मेंटल, मेंटल किसकी है, तो मेंटल शेखर जोशी की है। तो बिल्कुल एकदम सही है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, रानी नागफनी की कहानी, हरिशंकर परसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद औरतों का शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैलेश मटियानी। तीन निगाहों की एक तस्वीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मन्नू भंडारी। मेंटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेखर जोशी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योतन मुनि द्वारा रचित कुवलय माला में किस राजस्थानी बोली का उल्लेख मरुभाषा के रूप में किया गया है। देखो भाई जो राजस्थानी बोलियां हैं इनमें अगर आप देखोगे तो जयपुरी जो है पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, पूर्वी राजस्थानी। हिंदी की जो मतलब क्या है, राजस्थानी जो उपबोली है, हिंदी की उपबोली है, उस राजस्थानी उपबोली के अंतर्गत चार बोलियां आती है, वो चारों बोलियां राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है ना, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। मेवाती, मेवाती आपकी उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। और अगर आप इसको देखोगे मालवी को, तो मालवी जो है आपकी किस में आ जाएगी, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। अगर हम इसमें देखेंगे तो जयपुरी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको मध्य पूर्वी राजस्थानी भी बोला है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो राजस्थानी बोली है, सॉरी राजस्थान का जो साहित्य है, वो साहित्य ज्यादातर जो है मारवाड़ी में लिखा है। और आप लोगों ने सुना होगा डिंगल पिंगल, है ना, डिंगल पिंगल। जो डिंगल पिंगल है वो राजस्थानी का जो पुरानी साहित्य है, राजस्थान का पुराना साहित्य है, वो डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है और मारवाड़ी भाषा में या फिर मारवाड़ी बोली में जो उसको लिखा गया है। अगर आप मीराबाई की बात करो तो मीराबाई की अधिकतर रचनाएं जो इसी में मारवाड़ी में लिखी गई है। और इसी को जो उद्योतन मुनि द्वारा कुवलयमाला, उद्योतन मुनि की रचना है कुवलयमाला, उसी कुवलयमाला में जो है राजस्थान की जो मतलब मारवाड़ी है, इसको इन्होंने क्या कहा, मरु भाषा कहा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पनग का अर्थ क्या है। तो भाई पनग का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान देना कि जो मतलब शेष नाग होता है, या फिर हम नाग बोल सकते हैं या सांप बोल सकते हैं, तो ये इसका क्या है अर्थ है, किसका, पनग का।
अगर आप इनका अर्थ देखो तो केसरी का अर्थ क्या होता है, केसरी का अर्थ होता है शेर, है ना। पिनाक का मतलब होता है भगवान शिव का धनुष, भगवान शिव का जो धनुष है उसको क्या बोलते हैं, पिनाक बोलते हैं। अगर पिक का अर्थ बोलें तो पिक का अर्थ होता है कोयला, ये याद रखना इन सभी चीजों को, पिक का अर्थ होता है कोयला। और उरग का मतलब होता है क्या, सांप या विषधर, है ना, सांप या विषधर। तो पनक का अर्थ क्या हो जाएगा, उरग हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एकदम सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे, है ना। और क्या कहते हैं, उत्तराखंड के क्वेश्चन जब आपके समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद आएंगे आपके अगले वीडियो में 61 से 100 तक आपके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। 21 से देखना आज, ठीक है, उत्तराखंड के क्वेश्चन। चलो 21 क्वेश्चन देखना कि क्या बता रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले देखना कि सबसे छोटा कौन सा होगा। भाई आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे से सबसे बड़ा, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटा। तो आरोही क्रम पूछा है आपको यहाँ से, तो छोटे से बड़ा लगाना। देखो सबसे छोटा आएगा आपका पटवारी, ठीक है। तो पटवारी आपका ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है पटवारी, ठीक है। पटवारी के बाद कानून गो आएगा, यहाँ पर कानून गो है। फिर नायब तहसीलदार है, ठीक है। फिर आपका तहसीलदार है, यहाँ पर भी तहसीलदार है, ठीक है। फिर परगनाधिकारी है, यहाँ पर आपका जिलाधिकारी, यानी कि ये गलत हो गया, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो सबसे पहले आएगा पटवारी, ठीक है। उसके बाद आएगा कानून गो, उसके बाद नायब तहसीलदार, उसके बाद तहसीलदार आएगा। फिर आपका परगनाधिकारी होता है, उसके बाद जिलाधिकारी होता है, सबसे बड़ा होता है कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर यानी कि जो मंडल में बैठता है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 22। सम्मान नागरिक संहिता के लिए बनी समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था, ठीक है। देखो यहां पर जो सम्मान नागरिक संहिता बनी थी उसके लिए एक समिति बनी थी भाई। तो समिति याद रखना 27 मई 2022 को एक कमेटी बनी थी, ठीक है। किसके लिए, सम्मान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनी थी 27 मई 2022 को, जिसके अध्यक्ष आपका कौन थे, रंजना प्रसाद देसाई। अध्यक्ष आपके कौन थे, रंजना प्रसाद देसाई थे। और इस कमेटी में कुल 5 सदस्य थे, 5 सदस्यों की ये कमेटी थी। और इन 5 सदस्य थे उसमें से जो आपकी अध्यक्ष थी इस कमेटी के, वो थे आपके रंजना प्रसाद देसाई, ठीक है। दूसरा देखना, जो ये समिति है, इस समिति का जो सम्मान नागरिक संहिता जो विधेयक है जो विधानसभा में पारित हुआ, विधानसभा में पारित अगर आपसे पूछे तो ये हुआ था भाई 17 फरवरी 2024 को विधानसभा में पारित हुआ ये विधेयक। उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी कब दी, तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी अपनी, ठीक है। और ये बिल कब लागू हुआ, ये विधेयक कब लागू हुआ हमारे राज्य में, तो ये 27 जनवरी 2025 को आपका सम्मान नागरिक विधेयक लागू होता है हमारे राज्य में, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना कि 27 जनवरी को सम्मान नागरिक संहिता दिवस भी मनाते हैं। तो ध्यान रखना, सम्मान नागरिक संहिता दिवस अगर आपसे पूछे तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। तो इसी साल से मनाना स्टार्ट किया आपका सम्मान नागरिक संहिता दिवस, ठीक है। अब इसमें टोटल 5 सदस्य थे भाई, जिसमें से अध्यक्ष आपका रंजना प्रसाद देसाई थी, उसके बाद एक आपका प्रमोद कोहली थे, एक आपका सुरेखा गंगवाल थी, यानी कि ऑप्शन डी नहीं होंगे इसमें, ठीक है, आनंद वर्धन। तो 2 और थे, एक थे आपकी मनु गौड़ थी, और दूसरी आपकी रंजना प्रसाद देसाई शत्रुघ्न सिंह, ठीक है। तो ये 5 सदस्य थे, यानी कि प्रमोद कोहली, सुरेशा गंगवाल, मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह और रंजना प्रसाद देसाई, ठीक है। इसमें से आपका आनंद वर्धन अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है। राज्य के वर्तमान में मुख्य सचिव अगर आपसे पूछे तो आनंद वर्धन है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट। और दूसरा ध्यान रखना कि जो सम्मान नागरिक संहिता है इसमें अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है, यानी कि एसटी को इसमें नहीं रखा गया, उनको बाहर रखा गया है। तो ध्यान रखना, एसटी का अगर आपसे पूछे कि जो 5 जनजातियां हमारे राज्य में, तो उसको इस नागरिक संहिता में, जो सम्मान नागरिक संहिता है, इसमें उन्हें बाहर रखा गया है, ठीक है, शामिल नहीं किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 23। चलो 23 क्वेश्चन देखना। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो अपनी कार्य की वार्षिक रिपोर्ट देता है राज्यपाल को, ठीक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान देना, राज्य लोक सेवा आयोग,
उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग बनता है भाई 15 मई 2001 को बनता है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका हरिद्वार में है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय हरिद्वार में है और 15 मई 2001 को इसकी स्थापना होती है। दूसरा यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें होता है एक होता है अध्यक्ष और 6 होते हैं अन्य सदस्य। 6 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। ठीक है, जो भी इनमें से पहले पूरा होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। दूसरा ध्यान रखना यहाँ पर, राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति या उसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है या फिर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल नहीं हटा सकता है। ठीक है, वो उन्हें हटाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। ठीक, ध्यान देना यहाँ पर कि वर्तमान में अभी प्रथम ध्यान रखना, प्रथम राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एनपी नवानी उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। एनपी नवानी, ठीक है, एनपी नवानी उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि ध्यान देना कि यहाँ पर जो वर्तमान है रविदत्त गोदियाल। ठीक है, वर्तमान पूछे, वर्तमान तो वर्तमान है रविदत्त गोदियाल वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, चलो 24 क्वेश्चन देखो। 24 देखना कि पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला ग्राम से 73 कप मार्क्स यानी कि जिन्हें बोलते हैं ओखलियों की खोज करने वाले कौन है? कहां पर? पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला ग्राम में। ठीक है, तो इसकी खोज की थी भाई यशोधर मटपाल ने। यशोधर मटपाल यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि 2023 में केंद्र सरकार ने पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला ग्राम को 2023 में संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किस प्रागैतिहासिक काल में जो नोला ग्राम है उसको संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा? तो 2023 में यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन बी में देखना कि देवीधुरा में हमें कप मार्क्स मिले हैं। देवीधुरा जो कि चंपावत में पड़ता है। चंपावत की जो ओखलियां या कप मार्क्स है इसकी खोज करने वाले अगर आपसे पूछे देवीधुरा कप मार्क्स की खोज करने वाले कौन है? एमपी जोशी। ठीक है, जबकि गोपेश्वर के नयार घाटी, पश्चिमी नयार घाटी के जो कप मार्क्स मिले हैं हमारे पास, कप मार्क्स, उसकी खोज करने वाले कौन है? तो यशवंत सिंह कटोच उसकी खोज करने वाले। यानी कि गोपेश्वर से जो हमें पश्चिमी नयार घाटी में जो हमें ओखलियां मिली है या फिर कप मार्क्स मिले हैं उसकी खोज करने वाले यशवंत सिंह कटोच है। रिवेट कौनक, देखो इन्होंने 1877 में, ठीक है, द्वाराहाट में हमें कप मार्क्स मिले हैं 200। ठीक है, 200 कप मार्क्स मिले हमें यहाँ पर। ठीक, और 12 समांतर पंक्तियों में है, 12 समांतर पंक्तियों में। ठीक है, 12 समांतर पंक्तियों में यहाँ पर हमें द्वाराहाट की एक मंदिर है चंद्रेश्वर मंदिर से हमें कप मार्क्स मिले हैं भाई। तो उनकी खोज करने वाले रिवेट कौरनक है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर कप मार्क्स से कहाँ से मिले हमें उत्तराखंड में कप मार्क्स या फिर ओखलियां कह सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पर कि जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है वहां पर नोला ग्राम में हमें कुछ कप मार्क्स मिले हैं, उसकी खोज करने वाले कौन है? यशोधर मटपाल। जबकि हमें देवीधुरा चंपावत से भी कुछ कप मार्क्स मिले हैं, उसकी खोज करने वाले एमपी जोशी है। जबकि हमें गोपेश्वर के पश्चिमी नयार घाटी से भी कुछ कप मार्क्स मिले हैं, उसकी खोज करने वाले कौन है? यशवंत सिंह कटोच है। और द्वाराहाट अल्मोड़ा में चंद्रेश्वर मंदिर से हमें 200 कप मार्क्स मिले हैं 12 समांतर पंक्तियों में, तो उसकी खोज करने वाले कौन है? रिवेट कौरनक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से चंद प्रशासन में गलत कथन छाड़ना भाई आपको। ठीक है, तो यानी देखो सबसे पहले आपको चंदों का प्रशासन होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो सबसे ऊपर होता है देश। ठीक है, देश के नीचे होता है मंडल। ठीक है, मंडल के नीचे होता है आपका परगना, और परगना के नीचे था आपका गरखे थे, और गरखे के नीचे यानी कि सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ठीक है, तो ये था आपका चंदों का प्रशासन। सबसे ऊपर देश, फिर मंडल, फिर परगना, फिर गरखे, फिर ग्राम। तो यहाँ पर जो ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं मंडल में, देखो मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो होता था सामंत। ठीक है, और ये सामंत क्या होते कि राजा के द्वारा, मंडल में होता था आपका सामंत।
राजा के द्वारा मंडल में नियुक्त सबसे बड़ा अधिकारी, जो मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उन्हें बोलते थे सामंत। लेकिन इन सामंत को राजा के द्वारा किसकी उपाधि दी होती थी? ठाकुर की उपाधि। ठाकुर की उपाधि दी होती थी यहाँ पर राजा के द्वारा। यानी कि पहला तो आपका सही है भाई, देखो ठाकुर बोलो या सामंत बोलो एक ही बात है। मंडल में कौन बैठता था? सामंत, जिसको उपाधि दी होती थी ठाकुर की उपाधि। ठीक है। दूसरा देखना परगना। परगना में परगना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे बोलते थे सिकदार। सिकदार, ठीक है। सिकदार कहां पर बैठता था? परगना में बैठता था। गरखे, गरखे में आपका नेगी होता था। ठीक है। और गांव में क्या होता था आपका? सयाना होता था। सयाना या फिर बूढ़ा, कहीं कहीं पर इसे बूढ़ा भी कहते थे। तो ये आपका यहाँ पर भाई चंदों का प्रशासन था। तो चंदों में देखो कहां कहां पर कौन सा, देखो देश में क्या था भाई? देश होता था, देश में सबसे बड़ा राजा होता है। ठीक है। तो ये था चंदों का प्रशासन। तो यहाँ पर आपको देखो कौन सा गलत लग रहा है, तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। गरखे में कौन होता था सबसे बड़ा अधिकारी? नेगी होता था। नेगी ही गरखे का क्या करता था? संचालन करता था। बाकी मंडल में सामंत बैठता था, जिन्हें ठाकुर की उपाधि दी होती थी। परगना में सिकदार होता था। ठीक है। गरखे में नेगी होता था। ग्राम में सयाना होता था, बूढ़ा होता था। ठीक है। तो ध्यान रखना चंदों का ये प्रशासन था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वैली ऑफ द दून नामक रचना किसकी है? वैली ऑफ द दून। ठीक है। तो ये लिखी है भाई A.R. गिल के द्वारा। A.R. गिल ने लिखी है वैली ऑफ द दून। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक आपका यहाँ पर द वैली ऑफ द फ्लावर्स भी है, तो कंफ्यूज मत होना भाई। एक पुस्तक है द वैली ऑफ द फ्लावर्स, ये भी पुस्तक है आपकी। ठीक है। ये है फ्रैंक स्माइथ, फ्रैंक स्माइथ ने लिखी है। ठीक है। जिन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी, या फिर कामेट पर्वत की चढ़ाई करने वाले सबसे पहले फ्रैंक स्माइथ। ठीक है। तो द वैली ऑफ फ्लावर्स अगर पुस्तक पूछे आपसे तो फ्रैंक स्माइथ ने लिखी है। जबकि आपका वैली ऑफ द दून अगर पूछे तो ये है आपकी A.R. गिल ने लिखी है। ठीक है। सुरबीर सिंह का देखना भाई, सुरबीर सिंह का हमारे पास एक ग्रंथ आता है सांवरी ग्रंथ। सांवरी ग्रंथ, सांवरी ग्रंथ अगर आपसे पूछे किसने लिखा है? डॉक्टर सुरबीर सिंह के द्वारा। ठीक है। श्री राम गोपाल के द्वारा इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल पुस्तक लिखी गई है। इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल पुस्तक अगर आपसे पूछे किसने लिखी है तो इसका आंसर हो जाएगा भाई श्री राम गोपाल के द्वारा इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल पुस्तक लिखी गई है। हरे कृष्ण रतूड़ी के द्वारा एक तो गढ़वाल का इतिहास लिखा गया है, गढ़वाल का इतिहास। ठीक है। और एक और पुस्तक ध्यान रखना, गढ़वाल वर्णन भी आपका हरि कृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। गढ़वाल वर्णन, तो ये दो पुस्तकें ध्यान रखना, एक है आपका गढ़वाल का इतिहास और दूसरा गढ़वाल वर्णन। किसके द्वारा लिखी गई है? हरि कृष्ण रतूड़ी के द्वारा। सांवरी ग्रंथ डॉक्टर सुरबीर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल लिखी है आपकी श्री राम गोपाल के द्वारा। जबकि वैली ऑफ द दून किसके द्वारा लिखी गई है? A.R. गिल के द्वारा लिखी गई है। और द वैली ऑफ द फ्लावर्स अगर आए तो फ्रैंक स्माइथ के द्वारा लिखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 27। देखो पंवार वंश में गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था। देखो पंवार वंश की बता रहा भैया, पंवार वंश में गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था, तो वो होता था भाई आपका मुख्तार। ठीक है। ध्यान रखना, मुख्तार सर्वोच्च मंत्री होता था। ठीक है। चौबदार क्या होता था पंवार वंश में या चंद वंश में? राजा के साथ चांदी के डंडे लेकर चलने वाला। ठीक है। तो राजा के साथ जो चांदी के डंडे लेकर चलने वाला जो व्यक्ति होता था या अधिकारी होता था, चौबदार बोलते थे उसे। या फिर आप कह सकते हैं कि राजा की जो निजी वस्तुएं उठाने वाला होता था वो होता था आपका चौबदार। ठीक है। बाकी आपका चणो ध्यान रखना भाई, पंवार वंश में सबसे नीचे का पद था, इसे बोलते थे संदेशवाहक। चणो क्या था भाई? संदेशवाहक बोला जाता था। पंवार वंश में सबसे नीचे स्तर का अधिकारी, सबसे छोटा अधिकारी अगर आपसे पूछे तो वो था आपका चणु, जो वो क्या काम करता था? संदेशवाहक होता था। और सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता था? मुखदार होता था पंवार वंश में। जबकि सुपकारपति क्या होता था? भोजनालय का सर्वोच्च अधिकारी अगर आपसे पूछे पंवार वंश में तो वो था भाई आपका सुपकारपति। ठीक है। जबकि चणु आपका संदेशवाहक था। सबसे बड़ा मंत्री जो होता था पंवार वंश में वो होता था आपका मुख्तार होता था। चौबदार क्या होता था? राजा की जो निजी वस्तुएं ले जाने वाला होता था, या फिर चांदी के डंडे लेकर चलने वाला राजा के साथ कौन होता था? वो चौबदार होता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गोरखा काल में कर वसूलने के नियम होते थे भाई। तो गोरखा काल में कर वसूलने के नियम जो होते थे वो क्या होते थे भाई? देखो उसको बोला जाता था बलि।
बली गोरखा शासनकाल में क्या था, कर वसूलने के नियम, उसे बोलते थे बली। ठीक है, कटवा गोरखा शासनकाल में ब्राह्मण दास को बोलते थे, ब्राह्मण दास। ब्राह्मण दास को गोरखा शासनकाल में किस नाम से जानते थे, कटवा के नाम से। कामी गोरखा शासनकाल में शिल्पकर्मी को बोलते थे, शिल्पकर्मी, शिल्पकर्मी। तो शिल्पकर्मी होता था गोरखा शासनकाल में कामी। जबकि ठाकुरिया, ठाकुरिया गोरखा शासनकाल में क्या होता था, जो पेंशन प्राप्त अधिकारी, पेंशन प्राप्त अधिकारी यानी कि जिनको पेंशन दी जाती थी उसे पाने वाला या पेंशन पाने वाला अधिकारी होता था गोरखा शासनकाल में, उसे बोलते थे ठाकुरिया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किस महिला को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति घोषित किया गया। तो कौन सी थी वो महिला जिसे सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति घोषित किया गया था, तो वो थी भाई आपकी सरला बहन। ठीक है, ध्यान रखना ये सरला बहन वही है जिन्होंने कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की भी स्थापना की थी और ये महात्मा गांधी की शिष्य थी भाई। ठीक है, बाकी जानकी बिष्ट के बारे में ध्यान रखना, जानकी बिष्ट सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी। ठीक है, सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी अगर आपसे पूछे तो आपका जानकी बिष्ट थी। कारण क्या था कि इनके द्वारा अपने घर में सभाओं का आयोजन किया जाता था। देखो जब भी कभी सभाएं होती थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो उस समय जो सभाएं होती थी वो जानकी बिष्ट अपने घर पर करती थी, इसलिए इन्हें सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी भी कहा जाता है। बाकी ध्यान रखना, सालम की क्रांति कब होती है भाई, 25 अगस्त 1942 को होती है। ठीक है, और सालम आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा में। और ध्यान रखना सालम में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, 2 जो आपके आंदोलनकारी थे। ठीक है, या स्वतंत्रता संग्राम जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो आपके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनकी यहाँ पर उत्तराखंड में सालम की क्रांति में मृत्यु हो जाती है। एक होते हैं नरसिंह धानक और टीका सिंह। ध्यान रखना, नरसिंह धानक और टीका सिंह 2 व्यक्ति किस आंदोलन में या किस कांड में शहीद हुए, तो सालम की क्रांति में शहीद हुए। ठीक है, ध्यान रखना ये। बाकी बिस्नी देवी शाह, देखो भाई बिस्नी देवी शाह ने क्या किया था, 1930 में झंडा सत्याग्रह में भाग लिया और अल्मोड़ा जो आपका नगर पालिका परिषद है, तो अल्मोड़ा की नगर पालिका परिषद में झंडा फहराने का कार्य कौन करती है, बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में झंडा फहराया जाता है वहां पर अल्मोड़ा के नगर पालिका परिषद 1930 में जो झंडा सत्याग्रह होता है। ठीक है, बाकी आपका तुलसी देवी भाई, इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने एक नारा दिया था, रोहू नहीं आगे बढ़ो। नारा किसके द्वारा दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो ये नारा दिया था आपका तुलसी देवी के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो सही कालक्रम में तभी व्यवस्थित कर पाएंगे भाई जब आपको इनकी स्थापना पता होगी। देखो सबसे पहले में देखना कि पर्वतीय विकास परिषद, भाई पर्वतीय विकास परिषद बनती है 1950 में। ठीक है, दूसरा देखना पर्वतीय विकास जन समिति। ठीक है, अच्छा पर्वतीय विकास परिषद आपका 1969 में बनती है। ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति बनती है आपकी 1950 में। ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति बनती है 1950 में। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है भाई 1967 में। ठीक है, 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है, ये बनती है आपकी 1989 में बनती है आपकी उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। बाकी कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा ये बनता है आपका 1970 में। ठीक है, और उत्तरांचल राज्य परिषद बनती है आपकी 1979, जबकि उत्तरांचल परिषद आपका, अगर उत्तरांचल परिषद पूछे तो आपका 1972 में है, और उत्तरांचल राज्य परिषद पूछे तो 1979 में है, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन भी 1979 में होता है। ठीक है, 24-25 जुलाई 1979 को होता है आपका उत्तराखंड यूकेडी का गठन। अब लगाओ भाई, अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका है 1950 यानी कि पर्वतीय विकास जन समिति 2 आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है भाई। ठीक है, 2 के बाद आपका है 1969 यानी कि 1967 आएगा, 2-3 आएगा, 2-3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके बाद 2-3-1 आएगा भाई, देखो 1 यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो कालक्रम के अनुसार लगाना था आपको कि कौन सा सबसे पहले स्थापना हुई, उसके बाद लास्ट में किसकी स्थापना होती है। चलो नेक्स्ट देखना 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग स्थायी राजधानी के लिए बनाया गया था। देखो भाई
स्थायी राजधानी आयोग के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? वो था आपका दीक्षित आयोग। ठीक है, देखो स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन होता है सबसे पहले 11 जनवरी 2001 को। 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन होता है 11 जनवरी 2001 को। उसके बाद वीरेंद्र दीक्षित इसके अध्यक्ष बनते हैं 2003 में। ठीक है, 2003 में स्थायी राजधानी चयन आयोग जो बना था 2001 में। ठीक है, तो बन तो गया था आयोग, लेकिन बीच में ये थोड़े मतलब समाप्त कर दिया था इसे। फिर दोबारा जब वीरेंद्र दीक्षित को इसका अध्यक्ष बनाया गया तो 2003 में फिर से दोबारा इस आयोग का गठन किया जाता है और ये आयोग अपनी रिपोर्ट देता है 2008 को अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है दीक्षित आयोग। और दीक्षित आयोग क्या करता है? स्थायी राजधानी के लिए देहरादून का चयन करता है। स्थायी राजधानी के लिए देहरादून का चयन करता है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी यहां पर आपका जॉर्ज कमेटी, देखो जॉर्ज कमेटी 29 मई 2000 ईस्वी को 29 मई 2000 ईस्वी को जॉर्ज कमेटी पंतनगर का दौरा करती है, पंतनगर। और ये जॉर्ज कमेटी जो है ये पंतनगर का दौरा इसलिए करती है क्योंकि उस समय उधम सिंह नगर को हमारे उत्तराखंड में शामिल करने के लिए जॉर्ज कमेटी का सबसे बड़ा हाथ होता है। जॉर्ज कमेटी क्या करती है भाई? पंतनगर का दौरा करती है। और जब पंतनगर का दौरा करती है तो ये इसलिए करती है कि उधम सिंह नगर को कैसे आपको राज्य में शामिल करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, विनोद बर्तवाल कमेटी का गठन कब होता है भाई? इसका गठन होता है 1994। ठीक है, विनोद बर्तवाल कमेटी भी 1994 बनती है और कौशिक समिति 4 जनवरी ये भी 1994 को बनती है। ठीक है, कौशिक समिति के बारे में ध्यान रखना, कौशिक समिति में कुल 5 सदस्य थे। ठीक है, 5 सदस्य थे। रामाकांत कौशिक इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। ठीक है, और 5 सदस्य थे। और कौशिक समिति ने क्या किया था? 1994 में भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को। इसने क्या किया था कि 8 पर्वतीय राज्यों को मिलाकर 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर ठीक है एक अलग से राज्य बनाना है और राजधानी होनी चाहिए गैरसैंण। इन्होंने राजधानी कौन सी स्थायी राजधानी बनाने के लिए क्या कहा था? गैरसैंण को। देखो कौशिक समिति इसलिए बनी थी कि पृथक राज्य बने, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कौशिक समिति 4 जनवरी 1994 को बनती है। और कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 यानी कि मई के टाइम आपका रिपोर्ट सौंपी सरकार को और कहा कि 8 जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाओ उत्तराखंड और उसकी राजधानी होनी चाहिए गैरसैंण। जबकि आपका दीक्षित आयोग स्थायी राजधानी के लिए बना था कि स्थायी राजधानी बनानी चाहिए, कहाँ पर बनानी चाहिए? देहरादून। लेकिन वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में अभी भी कोई स्थायी राजधानी नहीं है। देहरादून स्थायी राजधानी नहीं है, ध्यान रखना। देहरादून अस्थायी राजधानी है और गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड की अगर पूछे कि स्थायी राजधानी है, नहीं है। ठीक है, वर्तमान में भी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी नहीं है। ठीक, बाकी विनोद बर्तवाल समिति का गठन क्यों किया गया था 1994 में? इसलिए किया गया था भाई बुद्धिजीवों और गैर राजनीतिक जो लोग हैं उनका सुझाव लेने के लिए। ठीक है, जो बुद्धिजीव है और गैर राजनीतिक जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है उनसे सुझाव लेना था कि हमारा राज्य कैसे बने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य बना रहे थे, उस समय आंदोलन हुआ बहुत सारे। ठीक है, तो इसलिए विनोद बर्तवाल समिति का गठन किया गया था। ठीक, चलो तो यहां पर ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है भाई? देखो पिथौरागढ़ में कौन सा मेला नहीं लगता है? जगन्नाथ मेला भी लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, चौपकिया मेला भी लगता है पिथौरागढ़ में, हाटकेश्वर मेला भी लगता है पिथौरागढ़ में, जबकि आपका चौरंगी नाथल मेला नहीं लगता है। ठीक है, ये लगता है आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। और इस मेले में क्या होता है? इस मेले में उत्तरकाशी हलवा देवता को भोग चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो आपका चौरंगी नाथन मेला है इसमें क्या होता है भाई? हलवा देवता को भोग चढ़ाया जाता है इस मेले में। तो ध्यान रखना कि किस मेले में हलवा देवता को भोग चढ़ाया जाता है, भोग दिया जाता है या भोग चढ़ाया जाता है। चौरंगी नाथन मेला जो कि आपका उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको। ठीक है, ऑप्शन ए देखना, मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव कहां पर होता है? ये पौड़ी में। ठीक है भाई, पौड़ी में होता है मधुगंगा घाटी। देखो मधुगंगा सहायक नदी है मंदाकिनी की, और वो मंदाकिनी की सहायक नदी है तो वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। जबकि आपका यहाँ पर मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव अगर आपसे पूछे तो पौड़ी में लगता है। ठीक है, गुरु माणिकनाथ जात यात्रा ये आपका टिहरी में लगती है। ठीक है, मनड़ा माई लोक जात यात्रा आपका रुद्रप्रयाग में लगती है, ये भी ठीक है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर गलत छाड़ना तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। हरियाली देवी की कांटा यात्रा ये भी आपकी रुद्रप्रयाग में लगती है।
रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की औसत साक्षरता बतानी है आपको। ठीक है, ये पूरे उत्तराखंड की, देखो राज्य की साक्षरता दर नहीं पूछ रहा है, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की साक्षरता पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए। देखो ग्रामीण साक्षरता हो जाएगी आपकी 76.31%, ग्रामीण लोग साक्षर है, जबकि शहरी लोग कितने साक्षर है 84.45% आपके शहरी क्षेत्रों में साक्षरता है 2011 के अनुसार। ठीक है, जबकि 11.52% और 39.94% ये हो जाएगी आपकी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो हो जाएगी 11.52%, और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर पूछे आपसे तो 39.94% शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है। जबकि आपका 1000 और 884 ये क्या है, ये आपकी है ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा भाई आपका 1000, और 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो 884 है। ठीक है, जबकि अगर आपसे पूछे कि 899 और 868 क्या है, तो ये ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा डीप हो गया क्वेश्चन। ठीक है, वैसे आपको ध्यान रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है, 78.82% उत्तराखंड की साक्षरता दर है, जबकि आपका ग्रामीण साक्षरता दर पूछे तो 76 है और शहरी साक्षरता दर 84 है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछे कि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है तो 963 उत्तराखंड का लिंगानुपात है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो 1000 है और शहरी लिंगानुपात पूछे तो 884 है। ठीक है, उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 18.81% उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 11.52 और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 39.94 है। ठीक है, तो ये अलग अलग है भाई, डाटा आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखना कि 35 क्वेश्चन, प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो ये हो जाएगा भाई आपका NH 109 पर। ठीक है, बाकी NH 7 पर है आपका बद्रीनाथ धाम अगर आपसे पूछे कि कौन से नेशनल हाईवे पर है तो NH 7 पर है। 107 पर NH 107 पर हो जाएगा आपका केदारनाथ 107 पर है, जबकि NH 34 पर हो जाएगा आपका गंगोत्री। और अगर आपसे पूछे कि NH 134 पर कौन सा धाम है तो ये हो जाएगा आपका यमुनोत्री। ठीक है, चारों धामों का जरूर ध्यान रखना भाई, जैसे गंगोत्री NH 34 पर है, यमुनोत्री NH 134 पर है, केदारनाथ NH 107 पर है और बद्रीनाथ NH 7 पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किसे 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान नहीं मिला है। देखो 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान किसको नहीं मिला है भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना, उत्तराखंड गौरव सम्मान की स्थापना होती है, सबसे पहले इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और कुल 5 लोगों को मिला था। ठीक है, 2022 में भी मिला है, 2022 में मिला है 5 लोगों को, 2023 में 4 लोगों को, और 2024 में 5 लोगों को, और 2025 में आपका 8 लोगों को मिला है। ठीक है, 2025 में आपका 8 लोगों को मिला है, कुल 8 लोग। उसमें से आपका 8 लोगों में से 3 लोग यहाँ पर है, बाकी एक यानी कि नारायण दत्त तिवारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारायण दत्त तिवारी। इनको 2021 में मिला था भाई। बाकी टॉम आल्टर ये आपका है अभिनेता है भाई ये। ठीक है, टॉम आल्टर। देव रतूड़ी को मिला है, जसपाल राणा को मिला है। ठीक है, इसके अलावा गौरा देवी को मिला है। गौरा देवी के अलावा ध्यान रखना शैलेश मटियानी को मिला है। ठीक है, शैलेश मटियानी के अलावा ध्यान रखना भाई सुशीला बलूनी को मिला है। ठीक है, तिलू रतूली को मिला है। देखो 8 लोग कौन कौन से हैं, एक ध्यान रखना गौरा देवी है, शैलेश मटियानी, ठीक है, सुशीला बलूनी, एक आपकी हो जाएगी सुशीला बलूनी। ठीक है, और एक हो जाएगी आपकी तिलू रौतेली। ठीक, तो यहां पर देखो 8 लोग हो गए, 4 ये है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही हुए। ठीक है, कौन सा छूटा एक, तो एक है आपका जसपाल राणा हो गया, देव रतूड़ी, टॉम आल्टर हो गया। ठीक है, शैलेश मटियानी, गौरा देवी, खड़क सिंह बल्दिया। अच्छा, एक आपका खड़क सिंह बल्दिया हो जाएंगे, खड़क सिंह बल्दिया।
खड़क सिंह बल्दिया। तो ये 8 लोग हैं भाई जिन्हें 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। ठीक है, बाकी आपका नारायण दत्त तिवारी को नहीं मिला था, इनको 2021 में मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला रामगंगा और पिंडर, देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले एग्जाम में। ठीक है, कौन सा पर्वत रामगंगा और पिंडर नदियों को पृथक करता है, यानी कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो इन दो नदियों के बीच में आता है या फिर इन दो नदियों को पृथक करता है। यानी कि ऐसे ये पर्वत है, इधर से एक नदी आ रही है, इधर से एक नदी आ रही है, यानी कि बीच में आपका पर्वत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पश्चिमी रामगंगा और पिंडर नदी, इनको पृथक करने वाला हो जाएगा आपका दूधातोली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये पश्चिमी रामगंगा और पिंडर नदी के बीच में भाई पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना पश्चिमी रामगंगा और पिंडर को पृथक करने वाला पर्वत अगर पूछे तो ये हो जाएगा भाई आपका दूधातोली पर्वत श्रृंखला। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली श्रृंखला से आपकी 5 नदियां निकलती है। 5 नदियां कौन कौन सी है भाई, एक आपका पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, अट्टागाड़ और बुन्नो नदी, ये 5 नदियां निकलती है आपकी कहां से, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। बाकी दूधातोली पर्वत श्रृंखला आपको ध्यान रखना है कि दूधातोली वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ से बहुत प्रभावित थे भाई, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को यहाँ पर दूधातोली बहुत पसंद था। इन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का भी क्या किया था, प्रस्ताव भेजा था 1960 में। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू से कि दूधातोली को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाओ। इतने प्रभावित थे दूधातोली से कौन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, ध्यान रखना दूधातोली के बारे में। बाकी राजपुर की पहाड़ियां देखो, जो देहरादून में राजपुर की पहाड़ियां हैं, ये आपका गंगा नदी और यमुना नदी को पृथक करती है भाई। तो गंगा नदी और यमुना के बीच में कौन सी पहाड़ियां आती है भाई, राजपुर की पहाड़ियां। देखो अगर राजपुर की पहाड़ियां नहीं होती, जो ये आपका दिखती है मसूरी के से होते हुए पूरी राजपुर की पहाड़ियां, राजपुर रोड से आगे जो पूरी पहाड़ियां हैं, अगर ये पहाड़ी नहीं होती तो गंगा नदी और यमुना नदी दोनों देहरादून में प्रवेश करती भाई। ठीक है, तो राजपुर पहाड़ियों की वजह से गंगा नदी आपका क्या होती है, आपका ऋषिकेश होते सीधे हरिद्वार चली जाती है, देहरादून में नहीं आती है। और यमुना नदी आपका विकासनगर होते सीधे आपका डालीपुर होते सीधे बाहर चली जाती है, तो इन राजपुर पहाड़ियों की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखना राजपुर पहाड़ियां क्या करती है, गंगा और यमुना को पृथक करने का आपका काम करती है। ठीक है, बाकी दूधातोली श्रृंखला मैंने आपको बता दी भाई कि ये पिंडर और रामगंगा को पृथक करती है। बाकी बटकोट पर्वतमाला ध्यान रखना भाई, बटकोट पर्वतमाला ये क्या करती है, जो मध्य हिमालय आपका मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय में आपका जो गढ़वाल मध्य हिमालय है, गढ़वाल मध्य हिमालय और कुमाऊं मध्य हिमालय, इन दोनों को पृथक करने का काम कौन सी पर्वतमाला करती है, तो वो करती है आपकी भटकोट पर्वतमाला। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बहुत डीप हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ध्यान रखना भटकोट पर्वतमाला हमारे उत्तराखंड में जो मध्य हिमालय है, तो गढ़वाल का जो मध्य हिमालय और कुमाऊं का जो मध्य हिमालय है, उनके बीच में कौन सी पर्वतमाला आती है या कौन सा पर्वत आता है, तो भटकोट पर्वतमाला उत्तराखंड के गढ़वाल मध्य हिमालय और कुमाऊं मध्य हिमालय को पृथक करने का काम करते हैं। और बाकी हाथी पर्वत आपको पता है भाई चमोली में है, हाथी पर्वत है चमोली में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है भाई 67-27 मीटर, यानी कि 6727 मीटर हाथी पर्वत की ऊंचाई है। और हाथी पर्वत भी पृथक करने का काम करता है एक हिसाब से। देखो कामेट पर्वत आपने सुना होगा, कामेट पर्वत चमोली में है कामेट पर्वत, और एक नंदा देवी पर्वत भी चमोली में है। तो नंदा देवी के आसपास और भी पर्वत है, नंदा देवी के आसपास नंदा देवी हो गया, पश्चिमी नंदा देवी, पूर्वी नंदा देवी, ठीक है, और त्रिशूल पर्वत, बहुत सारे हैं इसके आसपास, बहुत सारे पर्वत है। ठीक है, कामेट पर्वत के आसपास भी बहुत सारे पर्वत है भाई। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कामेट पर्वत श्रृंखला। ठीक है, या फिर कामेट समूह के पर्वत, यानी कि कामेट इसमें प्रमुख पर्वत है, और इनको बोलते हैं नंदा देवी समूह के पर्वत। ठीक है, नंदा देवी के आसपास जितने भी पर्वत है उनका एक समूह बनता है, उन्हें बोलते हैं नंदा देवी पर्वत समूह। और कामेट पर्वत के आसपास जो पर्वत है उनका जो समूह बनता है उन्हें बोलते हैं कामेट पर्वत समूह। इन दोनों समूह को अलग करने वाला होता है आपका हाथी पर्वत, इनके बीच में आपका हाथी पर्वत। ठीक है, थोड़ा डीप हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ध्यान रखना हाथी पर्वत चमोली में 67-27 मीटर उसकी ऊंचाई है, लेकिन वो नंदा देवी पर्वत समूह और कामेट पर्वत समूह को पृथक करने का काम करता है हाथी पर्वत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38 क्वेश्चन। चमोली में स्थित दूनागिरी पर्वत, देखो दूनागिरी का मेला पूछे भाई आपसे, तो दूनागिरी का मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। जबकि दूनागिरी पर्वत अगर पूछे चमोली में है, तो दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई पूछ रहा है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी, तो दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 70-66 मीटर। ठीक है,
बाकी 6,674 मीटर हो जाएगी आपकी नंदा घाट पर्वत। नंदा घाट पर्वत चमोली में है, तो नंदा घाट पर्वत की ऊंचाई 6,674 मीटर। 6,672 मीटर हो जाएगी आपकी गंगोत्री की ऊंचाई, गंगोत्री, ठीक है। और 6,728 मीटर ऊंचाई हो जाएगी भाई श्रीकंठ पर्वत की। श्रीकंठ पर्वत आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, गंगोत्री पर्वत भी आपका उत्तरकाशी में है, और नंदा घाट पर्वत आपका चमोली में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में बाबरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो भाई, आपने पढ़ा होगा एससी खरक्वाल, खरक्वाल ने उत्तराखंड की जलवायु को, एससी खरक्वाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में, ठीक है, 6 भागों में बांटा है उत्तराखंड की जलवायु। सबसे नीचे आता भाई आपका उपोष्ण जलवायु, जलवायु, और इसके अंतर्गत आएगा भाई आपका बाबर क्षेत्र आएगा, ठीक है, तराई क्षेत्र आएगा, और आपका दून क्षेत्र आएगा। उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, यहाँ पर आपका बाबर, तराई और दून क्षेत्र आएगा। तो वह आप देख लो कि बाबर पेटी का पूछा है, तो बाबर पेटी किस में आएगा भाई, उपोष्ण जलवायु में। उपोष्ण जलवायु, इसकी जो ऊंचाई है भाई ये कहाँ से कहाँ तक है, 900 मीटर तक पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा ग्रीष्म शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, ग्रीष्म शीतोष्ण जलवायु। इसके ऊपर ग्रीष्म शीतोष्ण जलवायु ये 900 से 1800 मीटर तक पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद शीत शीतोष्ण जलवायु, ठीक, ये आपका पाई जाएगी 1800 से 3000 मीटर तक, ठीक। इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं हम तो अल्पाइन जलवायु, अल्पाइन जलवायु आएगी, अल्पाइन जलवायु, ठीक है। तो अल्पाइन जलवायु आपका 3000 मीटर से लेकर 4200 मीटर तक, ठीक है। इससे ऊपर जाते तो हिमानी जलवायु मिलेगी आपको, हिमानी जलवायु, और ये आपका 4200 मीटर से ऊपर, ठीक है, 4200 मीटर से ऊपर जितना भी क्षेत्र आता है हिमानी जलवायु आती है। और सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय में कौन सी जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। और ये आपकी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, यानी कि 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर तक। देखो भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपने हिमानी जो इससे नीचे है उसकी ऊंचाई आपके ने 4200 मीटर बताई। भाई देखो, सबसे जो ऊंचाई पर स्थित है वो आपका है महान हिमालय, ठीक है, और जो ट्रांस हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से कम ऊंचाई पर है, इसलिए ट्रांस हिमालय में आएगी आपकी शीत शीतोष्ण जलवायु, और इसकी ऊंचाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये 6 भागों में बांटा है आपने एससी खरक्वाल ने उत्तराखंड की जलवायु को। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था भाई कि उत्तराखंड में बाबरपेटी किस जलवायु के अंतर्गत आती है, तो बाबरपेटी आपका उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य के बद्रीनाथ में 9.0 रिक्टर स्केल का सबसे खतरनाक भूकंप कब आया था। देखो बद्रीनाथ में अभी तक सबसे जो बड़ा भूकंप आया है हमारे राज्य में वो आपका यही है भाई, बद्रीनाथ वाला। और ये कब आया था, 1 सितंबर 1803 को, 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में सबसे अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप है भाई, ठीक है। इस मतलब इस साल आपका देखो 22 मई को भी भूकंप आया था, 22 मई 1803 को, लेकिन ये आया था उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। बद्रीनाथ में भूकंप आने से पहले, उससे पहले उत्तरकाशी में भूकंप आ चुका था, लेकिन ये आपका भाई थोड़ा कम था, ठीक है, 8.0 रिक्टर स्केल का था। लेकिन इससे ज़्यादा फिर आपका बद्रीनाथ में आता है 1803 में, यानी कि 1 सितंबर को 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है, ठीक है। 1991 में उत्तरकाशी में भी भूकंप आया, उत्तरकाशी में भूकंप आया था 20 अक्टूबर 1991 को। 29 मार्च 1999 को चमोली में भूकंप आया, ठीक है। ध्यान रखना, ये आजकल क्वेश्चन आपका भूस्खलन से पूछ रहे हैं, ठीक है। आपने पूछा होगा, आपने देखा होगा अभी पटवारी के पेपर में भूस्खलन से क्वेश्चन आए थे कि कौन सा भूस्खलन कब हुआ था। तो यहाँ पर क्या पता, आगे ध्यान रखना कि कौन सा भूकंप कब आया था। बाकी 27 जुलाई हो गए, 27 जुलाई 1966 को यहाँ पर कपकोट में भूकंप आया था भाई, कपकोट बागेश्वर में पड़ता है, तो यहाँ पर भूकंप आया था, ठीक है। अभी तक जो सबसे बड़ा भूकंप आया हमारे राज्य में वो 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में आया था, 9 रिक्टर स्केल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 41 क्वेश्चन, हिमानी शिवपुरी का संबंध किससे है भाई, तो ये हो जाएगी भाई आपकी अभिनेत्री, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में हिमानी शिवपुरी का संबंध है अभिनेत्री से। बाकी विद्यावती डोभाल के बारे में ध्यान रखना भाई, विद्यावती डोभाल राज्य की प्रथम महिला लेखिका
विमान परिचालिका, कवियत्री, जो भी पूछे आपसे कि राज्य की प्रथम विमान परिचालिका कौन है, राज्य की प्रथम लेखिका कौन है, राज्य की प्रथम कवियत्री कौन है, तो ये विद्यावती डोभाल हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी पर्वतारोहण में बहुत सारी आती है भाई, बछेंद्री पाल आएगी आपकी पर्वतारोहण में, ठीक है। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही है, हर्षवंती बिष्ट हो जाएगी, ठीक है। आपका सविता कंसवाल हो जाएगी, तो ये सारी शीतल राज हो जाएगी, ये सारी की सारी पर्वतारोहिणी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 42, लोटा कानून का संबंध किस जनपद से स्थित है भाई। देखो लोटा कानून का संबंध हो जाएगा आपका अल्मोड़ा से, ठीक है। लोटा कानून ये अल्मोड़ा में ये कानून चलता है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देवकी नंदन पांडे द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना राज्य में कहाँ की गई भाई, ठीक है। तो ये की गई थी आपकी ताड़ी खेत में, ताड़ी खेत पड़ता है आपका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। देखो यहाँ पे ध्यान देना, देवकी नंदन पांडे और इनके साथ एक और थे भगीरथ पांडे, भगीरथ पांडे, इन दोनों ने साथ में भाई ताड़ी खेत में किस विद्यालय की स्थापना की थी, प्रेम विद्यालय की। बाकी सिलोंगी, एक और ध्यान रखना, सिलोंगी गढ़वाल में पड़ता है, सिलोंगी, सिलोंगी गढ़वाल में, ठीक है। सदानंद कुकरेती ने, सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की, राष्ट्रीय विद्यालय। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, प्रेम विद्यालय पूछे तो प्रेम विद्यालय की स्थापना करने वाले देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे हैं, ताड़ी खेत में करते हैं, और सिलोंगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना सदानंद कुकरेती के द्वारा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44, प्राचीन माप पद्धतियों में तामी, तामी किस प्रकार की पद्धति है भाई, तामी के बारे में पूछ रहा है भाई। तो तामी हो जाएगी भाई आपकी द्रव्य मापन, ठीक है। तो तामी देखो, एक तामी बराबर होता है 250 ग्राम, एक तामी बराबर होगा 250 ग्राम, ठीक है। और अगर दो तामी लेते हैं हम, दो तामी बराबर हो जाएगा एक सेर, एक सेर यानी कि किसके बराबर होता है, 500 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब भूमि मापन होता है तो वहां पर ही पढ़ाया जाता है। तो दो तामी आपका एक सेर के बराबर होता है। और अगर एक सेर ले हम, एक सेर बराबर कितना होता है, एक सेर बराबर होता है एक कुड़ी, और एक कुड़ी किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर, ठीक है, 1 किलोग्राम के बराबर। और अगर हम 2 कुड़ी ले, 2 कुड़ी, तो 2 कुड़ी में होता है आपका 2 केजी, यानी कि एक पाथा, एक पाथा किसके बराबर होता है, पाथा आपने पढ़ा होगा 2 केजी का होता है पाथा, ठीक है। और अगर हम मुट्ठी देखें तो एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम होता है, एक मुट्ठी बराबर होता है 62.5 ग्राम होता है एक मुट्ठी बराबर, ठीक है। और 8 मुट्ठी ले हम, 8 मुट्ठी बराबर, ठीक है, 8 मुट्ठी बराबर होता है एक सेर, यानी कि 500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। और अगर हम एक सेर लें, एक सेर बराबर कितना होता है, एक कुड़ी होता है, ठीक है, एक कुड़ी होता है, और एक कुड़ी 1 किलोग्राम के बराबर होती है, ठीक है। और 2 कुड़ी ले हम यहाँ पे, 2 कुड़ी, तो 2 केजी के बराबर होती है, यानी कि एक पाथा। तो ध्यान रखना, ऐसे आपको पूछा कि एक पाथा कितने केजी का होता है, 2 किलो का। 2 कुड़ी बराबर आपका 2 कुड़ी बराबर आपका 2 केजी बनता है, यानी कि 2 किलोग्राम बनता है। देखो ये द्रव्य मापन की सबसे छोटी इकाई है तामी, और मुट्ठी आपकी क्या होती है भाई, भूमि मापन की सबसे छोटी इकाई होती है मुट्ठी, भूमि मापन की, ठीक है। द्रव्य मापन की सबसे छोटी इकाई होती है तामी, और भूमि मापन की सबसे बड़ी छोटी इकाई मुट्ठी। भूमि मापन की अगर सबसे बड़ी इकाई पूछे आपसे राज्य में या प्राचीन समय में, भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, ज्यूला, ज्यूला पैमाइश आपने सुना होगा। प्रताप शाह ज्यूला पैमाइश पद्धति के अनुसार आपका भूमि बंदोबस्त कराता है कौन, प्रताप शाह ज्यूला पैमाइश, ठीक है, 1873 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 45, किस पूरा प्रजाति की मुख्य भाषा मुंडा है। तो मुंडा किसकी हो जाएगी भाई, किरात की हो जाएगी। बाकी मुंडा भाषा आपकी एक जनजाति की भी होती है, राजी जनजाति की। राजी जनजाति की भाषा भी कौन सी है भाई, मुंडा है। और किरात जनजाति, किरात जो प्रजाति है या जाति है, उसकी भाषा भी क्या हो जाएगी, मुंडा हो जाएगी। कोल, उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम जाति, उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम जाति अगर आपसे पूछे, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि उत्तराखंड की प्रथम मूल निवासी जाति कौन सी है, कोल, ठीक है, जिसे मुंड कहते हैं, सबर कहते हैं, दस्यु कहते हैं, अलग अलग नाम है इसके। बाकी कोल जाति में कुमार कुमारी प्रथा भी पाई जाती है। ध्यान रखना, कुमार कुमारी प्रथा किस जाति में पाई जाती थी, कुमार कुमारी प्रथा, कुमार कुमारी प्रथा आपकी कोल जाति में पाई जाती थी भाई। खस जाति, देखो सबसे पहले यहाँ पर कोल, उसके बाद किरात आए, फिर खस आए, ठीक है। खसों में पाई जाएगी आपकी देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा। इसके अलावा घरजोई प्रथा, झटेला प्रथा, जार प्रथा, ये सारी की सारी आपकी खस जाति में पाई जाती थी भाई, ठीक है। चलो भोटिया तो आपकी जनजाति हो जाएगी। नेक्स्ट देखना 46 क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड में विधान मंडल का अंग नहीं है,
विधानमंडल का अंग नहीं है भाई। देखो विधानमंडल का अंग आपका विधान परिषद, हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधानमंडल आपने पढ़ा होगा कि कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 168 में आपका क्या हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा, ठीक है। और विधान परिषद आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 169 में है, ठीक। उसके बाद विधानसभा आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 170 में है, अनुच्छेद 170 में है आपका क्या, विधानसभा। तो हमारे राज्य में जो विधानमंडल के अंग है कितने हैं भाई, राज्य में कितने अंग हैं, दो अंग है, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनता है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि संसद, भारत में जो संसद है वो 3 अंगों से बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही राज्यों में होता है, राज्यों में भी जो विधानमंडल है वो 3 अंगों से बनता है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है भारत में, और 6 राज्य भी आपको याद होने चाहिए। 6 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये 6 राज्य है जहां पर आपका विधान परिषद है। इसके अलावा बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। बाकी हर राज्य में 2 अंग है, ठीक है, एक राज्यपाल और एक आपका विधानसभा। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि उत्तराखंड का विधानसभा कैसा अंग है, क्या उत्तराखंड में सदन कितने हैं भाई, सदन आपका 1 हो जाएगा। और कौन सा सदन है उत्तराखंड में, विधानसभा है, विधानसभा। तो फिर आप पढ़ते भी हैं कि उत्तराखंड का जो सदन है वो कैसा सदन है भाई, एक सदनात्मक, ठीक है, एक ही है हमारे यहाँ, दूसरा नहीं है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अंग पूछे तो अंग 2 हो जाएंगे, राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल सदन नहीं है, राज्यपाल तो एक पद है, राष्ट्रपति, राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी, ठीक है। राज्यपाल के बारे में देखो, राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 से लेकर 160 तक है भाई, ठीक है। राज्यपाल का वर्णन कि राज्यपाल की शपथ, कार्यकाल, ठीक है, योग्यता, राज्यपाल का चुनाव, ये सारा इनमें आएगा। चलो नेक्स्ट देखना 47, सही मिलान करना है आपको, ठीक है। तो सही मिलान देखना है यहाँ पर, जंगलात बंदोबस्त कब होता है, जंगलात बंदोबस्त होता है भाई राज्य में 1861 में, ठीक है। सबसे पहली बार जंगलात बंदोबस्त होता है रैमजे के शासनकाल में। उसके बाद देखना तराई इंप्रूवमेंट फंड, ये बनता है आपकी 1883 में, ये भी कमिश्नर रैमजे के शासनकाल में बनती है। हिल रेजिमेंट आपका बनती है 1858 में। और आपका मार्शल लॉ कब लगता है हमारे राज्य में, 1857 में। जब 1857 की क्रांति होती है तो रैमजे क्या करता है भाई, मार्शल लॉ लगाता है हमारे राज्य में। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें। तो इसका क्या बनेगा भाई आपका 3 4 1 2 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन ए 3 4 2 1, ठीक है। चलो 48 क्वेश्चन देखना, सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो कथन देखना, कथन क्या बोल रहा है, मसूरी को भारत का एडिनबरा कहते हैं, ठीक है भाई। मसूरी को किस नाम से जानते हैं, भारत का एडिनबरा कहते हैं। कारण देखना, कारण क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र में शीत ऋतु में बर्फ गिरती है। कारण सही होगा, कारण गलत होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। कथन आपका सही है लेकिन कारण गलत है। देखो भारत का एडिनबरा इसलिए कहते हैं क्या मसूरी को कि यहाँ पर शीत ऋतु में बर्फ गिरती है, नहीं, ठीक है। जो यहाँ की सुंदरता है मसूरी की, जो यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो यहाँ का आपके जो शीतकाल में आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होता है, विंटर लाइन दिखती है शाम के समय, ठीक है। तो इसके वजह से जो भारत में ऊंची ऊंची उत्तराखंड में आपके मसूरी में जो है यहाँ की सुंदरता, यहाँ की पहाड़ियों की वजह से भारत का एडिनबरा कहते हैं, ना कि आपका शीत ऋतु में जो बर्फ गिरते हैं इसकी वजह से कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो 49 क्वेश्चन देखना, चंद राज्यों का राज चिन्ह क्या था। चंद राज्यों का राज चिन्ह था भाई आपका गाय, ठीक है। बाकी गरुड़ भी एक समय राज चिन्ह था, लेकिन वो राजा ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद जो था चंद वंश का राजा, गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी राजा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने अपना राज चिन्ह एक बार गरुड़ भी रख दिया था। लेकिन अगर संपूर्ण चंद वंश का देखें तो संपूर्ण चंद वंश का राज चिन्ह क्या था, गाय था, ठीक है। और अगर राजा गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में पूछे तो गरुड़ ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था भाई गरुड़ हुआ करता था, क्योंकि इन्हें उपाधि मिली थी। और उपाधि किसने दी थी, जो फिरोज शाह तुगलक थे, तुगलक वंश के राजा, उन्होंने गरुड़ की उपाधि दी थी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, चंदों के समय तराई बाबर में कुल कितने परगने थे भाई। तो चंदों के समय तराई बाबर में कुल कितने थे, 6 परगने थे, ठीक है। तो ये 6 परगने आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से 6 परगने थे, बक्सी, बुक्साड़, माल परगना, ठीक है, मुड़िया, ठीक, और एक आपका छिंकी, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अच्छा एक बचा है,
तो एक था भाई आपका किलपुरी, किलपुरी होगा, अच्छा किलपुरी। तो ये आपका 6 परगने थे, बक्सी, बुक्सार, माल, मुड़िया और चिनकी, किलपुरी। तो ये चंद्र शासन काल में तराई के 6 परगने हुआ करते थे, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे, कांसरो ताल और चंद्रवाड़ी ताल किस जिले में स्थित है? तो कांसरो ताल और चंद्रवाड़ी ताल हो जाएंगे भाई आपके देहरादून में, ठीक है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों। बाकी चमोली में बहुत सारे ताल है, उत्तरकाशी में है, जैसे डोडी ताल देखा होगा आपने उत्तरकाशी में, ठीक है, केदार ताल है उत्तरकाशी में, ठीक है। बाकी बागेश्वर में भी बहुत सारे ताल है। तो तालों से मैंने आपको बहुत सारी सारे हर प्रैक्टिस सेट में मैं यहाँ से क्वेश्चन डालते रहता हूँ, तो आपको सारे के सारे देखने हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 52, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भाई आपका कालाडूंगी, ठीक है, कालाडूंगी यानी कि नैनीताल में है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53, पिरुल-लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री धामी के द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी भाई 8 मई 2024 को। और ये कहाँ से शुरू किया गया ये मिशन? रुद्रप्रयाग जिले से। तो ध्यान रखना किस जिले से पिरुल-लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया था? तो रुद्रप्रयाग जिले से 8 मई 2024 को, ठीक है। चलो 54 क्वेश्चन देखना, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना क्या पूछ रही है, नक्षत्र सभा की शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप, ठीक है, स्टार स्केप के साथ साझेदारी की है। तो इसके संबंध में 1 जून से 3 जून के मध्य नक्षत्र सभा का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया? ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है कि नक्षत्र सभा का आयोजन कहां पर किया गया, किस शहर में किया गया? तो ये आपका भाई मसूरी में किया गया था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखना 55 क्वेश्चन, असत्य कथन का चुनाव करना आपको यहाँ पे, ठीक है, असत्य कथन चुनना है। देखो उत्तराखंड की देश में स्थिति, उत्तराखंड की देश में स्थिति हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इधर हो गया उत्तर पश्चिम, या फिर पश्चिम उत्तर कह सकते हैं आप, है ना, पश्चिम में है लेकिन उत्तर में है, ठीक है, पश्चिम उत्तर, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड की स्थिति कैसी है? पश्चिम उत्तर में। उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति हो जाएगी पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय होगा ये, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में है। अगर हिमालय की दृष्टि से देखो तो उत्तराखंड कौन से हिमालय में आता है? पश्चिमी हिमालय में आता है, पश्चिमी मध्य हिमालय में, सॉरी, पश्चिमी मध्य हिमालय में आता है, ठीक है, पश्चिमी मध्य हिमालय में उत्तराखंड आता है। जबकि अगर देश में देखें तो पश्चिम उत्तर पश्चिमी के क्षेत्र में आता है। राज्य में क्षेत्रफल में उत्तराखंड का स्थान हो जाएगा भाई, देखो राज्यों में देखें तो राज्यों में उत्तराखंड का स्थान हो जाएगा 18वां, क्षेत्रफल में 18वां है। जबकि अगर इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड कर लें, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तब जाके स्थान हो जाएगा 20वां। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, राज्यों में देखें तो उत्तराखंड का स्थान हो जाएगा 18वां, जबकि राज्य और केंद्र शासित मिला के देखें तो 20वां स्थान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? राज्यों में, ऑप्शन सी, राज्यों में क्षेत्रफल में उत्तराखंड का स्थान है 18वां, ठीक है। उत्तराखंड की पश्चिमी से पूर्व की लंबाई 358 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। चलो 56 क्वेश्चन देखना, सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो देखना, रतमऊ और सोलानी नदी मैदानों में गंगा की सहायक नदी है, ठीक है भाई। रतनऊ नदी हरिद्वार में मिलती है गंगा से, जबकि सोलानी नदी आपका रुड़की में मिलती है। और गंगा की अंतिम सहायक अगर आपसे पूछे गंगा की अंतिम सहायक हमारे राज्य में कौन सी नदी है, तो सोलानी नदी है, जो कि रुड़की में मिलती है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखना कि जाड़ गंगा थांगला दर्रे के निकट से केदार गंगा केदार ताल से और अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है, ठीक है भाई। जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है? थांगला दर्रे उत्तरकाशी से। जबकि केदार गंगा केदार ताल से निकलती है उत्तरकाशी से। अस्सी गंगा जो नदी है ये भी डोडी ताल से निकलती है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा आपका। लेकिन सारी की सारी नदियां किसकी सहायक है? ये आपका जाड़ गंगा हो गई, या फिर अस्सी गंगा होगी, केदार गंगा हो गई, ये आपकी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। और सारी की सारी नदियां ये उत्तरकाशी में मिलती है भागीरथी से। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखना कि काली नदी में जाना मृत्यु को निमंत्रण देना जैसा है। कुमाऊं में यह कहावत काली नदी के लिए प्रचलित होती है, ठीक है भाई। सबसे खतरनाक नदी हमारे राज्य में काली नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलो चौथा देखना कि पूर्वी धौली गंगा लिस्सर और दारमा नदी से मिलकर बनी है, ठीक है भाई। पूर्वी धौली गंगा जो पिथौरागढ़ में है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, एक लिस्सर नदी और एक धारमा नदी। तब जाके यहाँ पर दोनों नदियां, एक जगह है तीथांग जगह, ठीक है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों नदियां मिलती है भाई आपस में, ठीक है। तब जाके पूर्वी धौली गंगा का निर्माण होता है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये ध्यान हो जाएगा आपका। चलो तो यानी कि यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाएंगे आपके। 1 2 3 4 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गलत विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है।
सरयू और गोमती नदी द्वाराहाट, देखो द्वाराहाट में नहीं मिलती है, सरयू और गोमती नदी आपका बागेश्वर में मिलती है, ठीक है। तो पहला ही आपका गलत हो गया भाई, ठीक है। बाकी सरयू और पूर्वी रामगंगा रामेश्वर में मिलती है, सरयू और पन्नार नदी काकरी घाट में मिलती है, और सरयू और खीरगंगा कपकोट में मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह पथ है, कौन सा पथ है भाई? वो जो 1884 में सबसे पहला पथ यानी कि रेल पथ बनाया गया, तो वो था आपका किच्छा से काठगोदाम तक, ठीक है। सबसे पहले रेल पथ का निर्माण यही हुआ। बाकी लक्सर को हरिद्वार से जोड़ा गया, यानी कि लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था 1896 में। हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया था भाई? रेल मार्ग से 1900 में, ठीक है। चलो 59 क्वेश्चन देखना, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो राज्य में कारखाना सबसे बड़ा जो है वो है लाल कुआं में, और लाल कुआं आपको पता है नैनीताल में है, ठीक है। वर्तमान में कुल कागज के कारखाने हमारे राज्य में 14, जिसमें से 13 हो जाएंगे आपके उधम सिंह नगर में, और एक हो जाएगा भाई आपका नैनीताल में, ठीक है। तो कुल 14 कारखाने हैं कागज के हमारे राज्य में, जिसमें से 13 आपके उधम सिंह नगर और एक आपका नैनीताल में हो जाएगा। तो जो नैनीताल में सबसे बड़ा कारखाना है राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना जो आपका लाल कुआं में है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ी मील है, कागज की मील है, ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। यहां पर एक कहावत दी है, तो वो किससे मिलती है भाई? देखो, त्वाप गुद के रास त्वाप के छाछ गुद उक्त, ये कुमाऊनी कहावत है भाई। त्वाप गुद के रांस त्वाप के छाछ गुद, उक्ति का संबंध किस कहावत से है? तो इसका हो जाएगा भाई आपका मितव्ययी होना, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपका जीएस स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, जनरल नॉलेज। चलो।